Hello guys, welcome to my channel Learning Platform Investment for your future. So guys, in last video we have discussed about History chapter 2 of 6th standard जिसका नाम था आरंभिक मानव की खोज में On the Trail of Earliest People. So guys, इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं ये बताना चाहूंगी कि चैप्टर 2 जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं और चैप्टर 3 जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये दोनों ही चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जैसे कि व्यक्ति का इधर से उधर घूमना और फिर उसे पौधों, जानवरों आदि की जानकारी मिलना और भोजन का इकट्ठा करने से लेकर उत्पादन करने तक का जो मनुष्य का सफर है और उसमें जुड़े तथ्यों का जो निचोड़ है हमें चैप्टर 3 में दिखने वाला है। और इतिहास को शुरू से जानने के लिए आप मेरी अन्य वीडियोस को भी जरूर देखें। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के विषय पर आते हैं और आज की क्लास का डिस्क्रिप्शन आपके सामने है। आज हम चैप्टर 3 यानी कि भोजन संग्रह से उत्पादन तक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मानव के विकास क्रम में काफी अहम पहलू रहा है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि उस समय जंगली जानवर जो कि शिकार के माध्यम से, मछलियां जाल बिछाकर और इसके अलावा फल, पौधे, पत्तियां और अंडे आदि भोजन के स्रोत उपलब्ध थे। अब बेसिकली उस समय भोजन के दो ही मुख्य स्रोत थे। पहली थी फसल, जो कि प्रोडक्शन की जटिल प्रक्रिया पर आधारित थी, और दूसरा था पशुपालन, जो कि जानवरों की सही देखभाल पर आधारित था। अब इन दोनों ही पेशों के लिए अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए धान की फसल यानी चावल की फसल, जिसमें अन्य फसलों के कंपैरिजन में ज्यादा पानी की जरूरत होती है और आज भी किसी भी फसल को आप कहीं भी नहीं उगा सकते। और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो सिर्फ विशेष क्षेत्रों में ही उगती हैं। इसीलिए हर फसल के बोने की अपनी निर्धारित आवश्यकताएं हैं, जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है। इसी प्रकार जानवरों के लिए भी अनुकूल वातावरण चाहिए। उदाहरण के लिए पहाड़ी इलाकों में अधिकतम आपको भेड़, बकरी आदि ज्यादा देखने को मिलेगी। पर ये सब जो व्यवस्थाएं हम बात कर रहे हैं वो बाद के दौर की हैं, जब 12,000 साल पहले जलवायु में परिवर्तन आ चुका था। उससे पहले जो मनुष्य का जीवन है वो केवल और केवल जंगल उत्पाद और शिकार पर ही निर्भर था। हमने यह तो जान लिया कि खेती और पशुपालन भोजन के मुख्य स्रोत थे और इनकी आवश्यकताएं क्या थी। पर इनकी शुरुआत कैसे हुई होगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में एक बड़ा बदलाव आया, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह भोजन और शिकार आदि की तलाश में जाने लगे। इस घटनाक्रम से उन्हें अपनी सीमित निवास के अलावा भी काफी सारी जगहों का ज्ञान भी मिला और उन्होंने कौन से पौधे उगाने चाहिए और कौन से पशुओं को पालतू बनाना चाहिए आदि की जानकारी जुटाई और समय के साथ वे खेती की ओर अग्रसर होने लगे। इसी प्रकार जानवर जो कि जंगल में निवास करते थे, उनमें से कुछ को पालतू बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी थी और एक जानवर से झुंड, चारे से चारागाह, शिकारी प्रवृत्ति से संरक्षक के रूप में पशुपालक प्रवृत्ति जो है आरंभ हो चुकी थी। अब बसावट की स्थिति पर आए तो खेती करने से ही जो बसावट की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जन्म लेती है, क्योंकि एक जगह रहकर वे अपने खेत की जंगली जानवर और मौसम आदि से बचाव करने के लिए प्रयास कर सकते थे और पालतू पशुओं को भी देखभाल कर सकते थे। इसके अलावा पौधों और जानवरों के गुण या अवगुण को देखकर उनको अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए चुनाव में लाया जाता था।
अब एक नई जीवन शैली आ गई थी जहाँ पर काफी हद तक बर्बरता जो है वो कम हो रही थी और समाज में लोग समूह बनाकर रहने लगे। इसके अलावा वो कपड़ा बुनना, बर्तन बनाना, बस्तियां बनाना भी सीख गए थे और ऐसे बहुत से कदम थे जो उस समय उठाए गए। अब मनुष्य एक भावी चिंतक के रूप में अपना विकास कर रहा था, जहां उसे भविष्य के लिए अनाज स्टोर करके रखना था और पशुपालन को भी बढ़ावा देना था। खेती की जो कठिन प्रक्रिया थी उसमें अब लोग अपने आप को मग्न रखने लगे और पशुधन को खाद्य भंडार यानी कि भोजन के रूप में या खेती न होने की स्थिति में या खाना बदोशों और खेतीहरों के बीच अनाज और जानवर के विनिमय तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग में लाए गए। जब आरंभिक मानव के 2 हाथ मुक्त हुए यानी कि वो पिछले 2 पैरों पर चलने लगा तो व्यक्ति ने अपने हाथों से धीरे धीरे शिकार करना, मांस खाना और पकाना आदि काम सीख लिए। फिर समय के साथ साथ उसने शिकार को और आसान बनाने के लिए औजार बनाए जो कि पत्थर, हड्डी और लकड़ी के बने थे, जिसका प्रमाण कई उद्योग स्थल हैं। उद्योग स्थल वह स्थल होता है जहां से पत्थर निर्माण के अवशेष के रूप में कई सारे पत्थर के टुकड़े मिले। इसके अलावा आवासीय स्थल भी मिले हैं जो लोगों के रहने की जगह थी, जहां रहकर लोग लंबे समय तक औजारों का निर्माण करते थे। उस समय औजार बनाने की 2 ही तकनीकें थी। पहली थी पत्थर से पत्थर टकराने की तकनीक और दूसरी थी दबाव शल्क तकनीक। ऐसा पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि सभी जगह पर सभी पुरुष और सभी महिलाएं काम करती थी या सभी जगह पर कुछ विशेष काम महिलाएं करती होंगी या फिर कुछ विशेष काम पुरुष। ऐसा हम मान सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं होंगी। काम के बंटवारे को लेकर हो सकता है कि महिलाएं और पुरुष एक साथ मिलकर काम करते हों या ये भी हो सकता है कि उनमें काम को लेकर बंटवारा हो। ये कुछ स्थान दिए गए हैं जहां से अनाज और हड्डियों के बचे हुए अवशेष मिले हैं, जो कि इस प्रकार हैं: गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी आदि मेहरगढ़ से, चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कोल्डी हवा से। दोस्तों, इस लिस्ट को आप पूरी तरह देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप वीडियो रोककर ले सकते हैं। अब क्योंकि मनुष्य एक नई जीवन शैली की ओर अग्रसर हो रहा था, इसलिए उसे सामाजिक रीति रिवाज को भी अपनाना शुरू किया, जिसमें समूह के अनुसार भिन्नता देखने को मिलती थी। अब किसानों और पशुपालकों ने अपने आप को समूहों में बांट लिया, यानी कि ट्राइबल का जो कॉन्सेप्ट है वो आ चुका था। ये लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे और इनके बीच जो थे वो पारिवारिक संबंध थे। ये लोग शिकार, चीजें इकट्ठा करना, खेती करना, पशु पालना और मछली पकड़ने का काम किया करते थे। अब बात करते हैं जनजाति व्यवस्था की, जहाँ पर महिलाओं को अक्सर खेती का सारा काम संभालना पड़ता था और बच्चे पौधों को पशु पक्षियों से बचाने का काम करते और छोटे जानवरों को चराने का कार्य भी भलीभांति रूप से किया करते थे। महिलाएं खेती के अलावा अनाज की पिसाई के काम को भी बखूबी निभाती थी और वहीं दूसरी तरफ पुरुष जानवरों के बड़े झुंड को चराया करते। कुछ काम दोनों यानी कि पुरुष और महिलाएं मिलकर कर लिया करते, जैसे कि बर्तन बनाना, दूध निकालना, टोकरियां बुनना, औजार और झोपड़ियां बनाना आदि। इसके साथ साथ संगीत, नृत्य, कला और घर सजाना आदि उनके रिवाजों में शामिल था। अब बात करते हैं शुरुआती सामाजिक व्यवस्था की, जहां समाज के कुछ माननीय व्यक्तियों को नेता के रूप में मान लिया जाता, जैसे कि कबीले का सरदार, जिसमें बुजुर्ग जो कि अनुभवी हो, युवा योद्धा जो कि साहसी हो और पुरोहित जो कि
धार्मिक विधि विधान के बारे में जानकारी रखता हो, इन सब का काफी वर्चस्व देखने को मिलता है। इस समय समाज में अपने अनुभव से ख्याति प्राप्त करने वाली वयस्क महिलाएं सम्मानित की जाती थी। इनके कुल आदि के आधार पे किसी विशेष देवी देवता में ये लोग आस्था भी रखते थे और कुआं, जंगल आदि प्राकृतिक संसाधनों को साझी संपत्ति मानते थे। इस समय क्योंकि निजी संपत्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो आ नहीं रहा था, अर्थात अमीर और गरीब में भेद जैसा अभी कुछ नहीं था, इसलिए समाज में सबको समानता दी गई थी। क्योंकि इस काल की सारी जो गतिविधियां हैं वो ग्रामीण प्रतीत होती हैं, इसलिए गांव के अर्थ को जानना भी बहुत जरूरी है। गांव का अर्थ है भोजन उत्पादन का स्थल। अब हम खेती और पशुपालन से संबंधित 3 अहम स्थानों के बारे में जानेंगे, जिनमें पहला है मेहरगढ़। मेहरगढ़, जिसकी चर्चा हम पहले भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार गेहूं और जौ उत्पादन के संदर्भ में कर चुके हैं, से जानवर जैसे कि हिरण, सुअर आदि की हड्डियां मिली हैं। इसके अलावा यहाँ से भेड़ और बकरी की भी हड्डियां मिली हैं। इसका निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि यहाँ खेती के साथ साथ मवेशी पालन भी विद्यमान था। अब दूसरा अहम स्थान है दाओजली हैडिंग, जो कि चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ से खरल और मूसल जो पत्थर के उपकरण मिले हैं, जिसकी मदद से अनाज उत्पादन तथा उससे संबंधित अन्य प्रक्रियाओं का जो अनुमान है आसानी से लगाया जा सकता है। यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिले हैं, जो कि संभवतः चीन से लाए गए हो। इसके साथ ही काष्ठाम, जो लकड़ी सख्त होकर पत्थर बन चुकी हो, और बर्तन के अवशेष आदि भी प्राप्त हुए हैं। और तीसरा अहम स्थान है खुजगी, जहाँ से पुरा पाषाण काल के कई पुरास्थल औजार, आवास और उद्योग स्थल आदि मिले हैं। छोटे पुरास्थल की जो स्थिति है वो झरने के किनारे अधिक दिखती है और औजारों का निर्माण अधिकांशतः चूना पत्थर से किया जाता था, जो कई कार्य हेतु कामों में लाया जाता होगा। अब बात करते हैं पहले और बाद के स्तर के बारे में। अब खुदाई के समय निचले और ऊपरी स्तर के समय काल के बारे में लोगों को काफी संशय रहता है। आइए इसे समझते हैं। कई परतों से बना टीला, जिसमें नीचे का जो स्तर है सबसे पुराना होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे जो स्तर हैं वो नए माने जाएंगे। सो गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे इस सीरीज की आगे की जो वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सो कीप वॉचिंग माई चैनल।